गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अपने चैनल लेट्स ग्रैब एजुकेशन में। आज मैं हिंदी पढ़ाऊंगा और ये हिंदी जो है बहुत सारे एग्ज़ाम में देखने को मिलती है। जैसे आपका पीसीएस का एग्ज़ाम हो गया, लेखपाल का एग्ज़ाम हो गया और टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसमें भी हिंदी आती है। सीटेट में भी आती है। तो आज हम वर्णमाला से शुरू करेंगे कि हिंदी में वर्णमाला क्या होती है, इसमें किस किस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। तो ये ल्यूसेंट की हिंदी है, इसमें हम कुछ डिटेल से बात करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं, इस वर्णमाला की तरफ बढ़ते हैं। ये वर्णमाला क्या है आखिर। तो देखिए, भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। सार्थक का मतलब होता है जिसका कोई पूरा अर्थ निकले। जैसे राम जाता है, ये पूरा वाक्य हो गया, ठीक है। तो इसका अर्थ एक सार्थक निकल रहा है, तो इसी को हम सार्थक कहते हैं। तो भाषा की सार्थक इकाई क्या वाक्य है। वाक्य से छोटी इकाई क्या होती है, उपवाक्य होती है। उपवाक्य से छोटी क्या होती है इकाई, वो पदबंध होती है। पदबंध को हम इंग्लिश में फ्रेश कहते हैं, ठीक है। ये फ्रेजल होता है। और पदबंध से छोटी क्या होती है, पद होता है। पद से छोटी इकाई अक्षर, और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि या बड़ है। जैसे राम में 2 अक्षर हैं, एक रा हो गया और एक माँ हो गया। लेकिन अगर हम वर्ड की बात करते हैं तो उसमें 4 वर्ण होते हैं। वर्णमाला, वर्ड क्या होता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। इस ध्वनि को ही हम क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। वर्णमाला क्या होता है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। मानक हिंदी वर्णमाला, मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं, जिसमें 10 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं। लेकिन अगर हम लेखन के आधार पर बात करें तो उसमें 52 वर्ण होते हैं, जिसमें 13 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। देखिए, अगर मैं लेखन की बात कर रहा हूँ तो उसमें आ ई ऊ, ठीक है। अगर मैं लिखूंगा तो ऋण भी लिख दूंगा मैं। तो ए ओ औ अंग आहा, तो टोटल ये देखिए, ये टोटल ये हमारे उच्चारण के हिसाब से ये 10 हैं, ठीक है। अगर मैं लेखन के आधार पर बात करूँ तो टोटल मेरे ये बढ़ जाएंगे, एक ऋण बढ़ जाएगा, अंग बन जाएगा और आहा ये बढ़ जाएंगे। तो टोटल मेरे कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे, ठीक है। और व्यंजन देखिए ये होते हैं, इसकी ट्रक है याद करने की, कचट तप, ऐसे आप याद कर सकते हैं। कचट तप, का से काबर हो जाएगा, फिर चा से चावर हो जाएगा, टा से टाबर हो जाएगा, ता से ताबर हो जाएगा, पा से पावर हो जाएगा। तो कचट तप ये आपको याद रखना है यहाँ से। बाकी ये देखिए, ये अंतःस्थल जो होते हैं आपके या रा ला वा होते हैं, इसी को हम सघोष कहते हैं, इसी को हम अल्पप्राण कहते हैं। ये सघोष और अल्पप्राण क्या होते हैं आगे हम पढ़ेंगे। ये देखिए ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन बड़ा शा, सा, हा, इसको अघोष और महाप्राण भी कहते हैं। ये कुल 33 + 2 यानी 35 हो जाएंगे। अगर मैं इनको गिनूंगा तो 35 हो जाएंगे टोटल। संयोग अक्षर क्या होते हैं, संयोग अक्षर छा, त्रा, ज्ञा, श्रा, ये टोटल 4 होते हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि छा जो है किन अक्षरों से मिलकर बना है। तो ये देख लीजिए, का प्लस सा, ता प्लस रा, जा प्लस या, शा प्लस रा। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए, जैसे छा है तो छा को अगर हम इसके टोकले करेंगे, का प्लस सा, तो का नहीं है बल्कि का के नीचे हलंत है, यानी आधा का प्लस सा है। ऐसी ता प्लस रा, जा प्लस रा और शा प्लस रा। विदेश से आगत या गृहित ध्वनियाँ, अरबी फ़ारसी ऐसे अक्षर होते हैं जिनके नीचे बिंदी लगी होती है। जैसे आ के नीचे देखिए बिंदी लगी हुई है, और का के नीचे देखिए बिंदी लगी हुई है, खा के नीचे, गा के नीचे, जा, फा, यानी जिसके नीचे बिंदी लगी हुई है ना, तो वो अरबी फ़ारसी वर्ड होते हैं ज़्यादातर। लेकिन अब इनका प्रयोग जो है कम है। तल बिंदु या नुक्ता वाले वर्ड भी कहते हैं इनको। अंग्रेज़ी में आ यानी अर्धचंद्र बिंदु वाले वर्ड। वर्णों की गणना 2 आधार पर की जाती है, उच्चारण व लेखन। उच्चारण के आधार पर की गई वर्ण गणना को ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। उच्चारण के आधार पर हिंदी में वर्णों की कुल संख्या 47 है, जिसमें 10 स्वर हैं और 37 व्यंजन हैं। 35 हिंदी के मूल व्यंजन हैं प्लस 2 आगत व्यंजन हैं, जा और फा, ये हैं। बाकी छा, त्रा, ज्ञा, श्रा एकल व्यंजन नहीं है, बल्कि ये संयुक्त व्यंजन हैं। लेखन के आधार पर हिंदी में वर्णों की कुल संख्या 55 है। वर्णों की कितनी संख्या, ये 55 है। इनमें उन सभी पूर्ण वर्णों को शामिल किया जाता है जो लेखन या मुद्रण में प्रयोग में आते हैं। स्वर क्या होते हैं, जिसे हम इंग्लिश में वॉवल्स कहते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। परंपरागत रूप से इनकी संख्या 13 मानी गई है। उच्चारण की दृष्टि से इनमें केवल 10 ही स्वर हैं, आ ई ऊ ए आए ओ आओ। अब इसमें स्वरों का वर्गीकरण कर दिया गया है। पहले हम बात करते हैं मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। पहला है ह्रस्वर। ह्रस्वर कहते हैं मतलब डिप्रिशिएशन, यानी जिसमें कम समय लगता हो, जिनके उच्चारण में कम समय लगता हो। यानी हम आ की मात्रा कम कर देंगे, किसी भी मात्रा को हम उस अक्षर में कम कर देंगे। जैसे आ है, ई है, ऊ है, ये ह्रस्वर हैं, ठीक है। दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर वो होते हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्वर से अधिक समय लगता है, यानी 2 मात्राओं का समय लगता है, जैसे आ ई ऊ ए ऐ ओ औ आ। प्लुत स्वर वो होते हैं जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है। किसी को पुकारने में या नाटक के संवाद में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे राम, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा समय लग रहा है, तो ये क्या हो गया मेरा
प्लुत स्वर हो गया। जीभ के आधार पर देखें, जीभ के आधार पर 3 तरीके के होते हैं। पहला होता है आपका अग्रस्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग काम करता है उसे हम अग्रस्वर कहते हैं। अग्रस्वर याद करने के लिए एक ट्रिक है, अगरिये। ठीक है, इसको याद कैसे करेंगे? अगरिये यानी अग्रस्वर को याद करने के लिए ट्रिक है अगरिये। तो अगरिये देखो, इसको कैसे याद रखेंगे? अगरिये में छोटी लगी है, यहाँ से छोटी है, फिर बड़ी जो है तुम इसे मान लोगे, फिर इसमें ये आ गया, फिर ये आ गया। ठीक है, अगरिये, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। मध्य स्वर क्या होते हैं? मध्य स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है तो वो मध्य स्वर कहलाता है। आ को अगर आप प्रैक्टिकली करके देखेंगे ना तो मध्य स्वर जो है वो जीभ का मध्य भाग काम करता है, अगर आप प्रैक्टिकल देखेंगे तो। पक्ष स्वर क्या हो जाएगा? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पक्ष भाग काम करता है, बड़ा, छोटू, बड़ू, ओ, आ, पक्ष स्वर हो जाएगा। तीसरा है मुख द्वार के आधार पर। मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर 4 तरीके के होते हैं। पहला विवृत, यानी जिसे हम ओपन कहते हैं, जिसमें हमारा मुंह खुल जाता है, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है उसे हम विवृत कहते हैं। जैसे आ, तो आ में जो है हमारा मुंह पूरा खुल जा रहा है। नंबर 2 अर्ध विवृत, जिसे हम कहते हैं हाफ ओपन। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है उसे हम कहते हैं अर्ध विवृत यानी हाफ ओपन। जैसे आ, आए, औ, तो ये अर्ध विवृत हो जाएंगे। तीसरा है अर्ध संवृत यानी हाफ क्लोज। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है उसे हम अर्ध संवृत कहते हैं यानी हाफ क्लोज कहते हैं। जैसे ए और ओ, ए, ओ, ये हमारे अर्ध संवृत हो जाएंगे। चौथा है संवृत। संवृत मतलब क्लोज, यानी मुंह जो है हमारा लगभग बंद हो जाता है उसमें। तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है उसे हम संवृत कहते हैं। जैसे ई, ऊ, यानी होठों पे जोर नहीं लग रहा है, लगभग बंदी है, यानी ई, ऊ, तो इसे हम संवृत कहते हैं। अब देखिए वर्णों के उच्चारण स्थान। ये पहला होता है नासिक। नासिक जो होते हैं ये शब्द के पंचम अक्षर होते हैं। जैसे का, खा, गा, घा, यहाँ आ गया, टा, ठा, डा, ढा, णा आ गया, तो ये पंचम अक्षर हैं। अंग, ड़ा, या, ड़ा, न, मा। दंतमूल। दंतमूल क्या होते हैं? ला और रा। अगला है दंत यानी दंतय। तो दंतय में जो है एक ट्रिक होती है तस। तस का मतलब यानी तावर्ग हो जाएगा ये पूरा, बाकी सा ये अक्षर हो जाएगा। अगला है दंत यानी ओष्ठ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आया था, यूपी टेट में भी आया था ये। दंत और ओष्ठ, दंत और ओष्ठ हुआ होता है। अगला है ओष्ठ और ओष्ठ है, इसके लिए एक ट्रिक है पऊ। इसका मतलब होता है पावर्ग, इस फिर ये ऊ, बड़ा ऊ। ठीक है, अगला है ओष्ठ। ओष्ठ प्लस कंठ, तो ओष्ठ प्लस कंठ को आप याद कर सकते हैं, ओ, आ, ओ, आ, ये ओष्ठ प्लस कंठ है। अगला है मूर्धा या मूर्धन। इसकी ट्रिक है टूर्धस। टूर्धस, हम मूर्धन को टूर्धस लिख सकते हैं। तो टा से मेरा क्या हो जाएगा? टावर्ग हो जाएगा। रा ये रेड हो जाएगा, बाकी शाह तो शाह ही, ऐसे याद कर सकते हैं। अगला है चालू, जिसे कहते हैं चालब। तो इसको याद करने के लिए आप चालिश याद कर लीजिए, चालिश है। ठीक है, तालू को चालिश लिख सकते हैं हम, तालब को चालिश लिख सकते हैं। तो चा से चावर्ग हो जाएगा, फिर ई से ई बड़ी हो जाएगा, शाह से शाह हो जाएगा, और या से ये या हो जाएगा। बाकी कंठ और तालु का ए और ए। कंठ यानी कंठय। कंठय का आप याद कर लीजिए कहा, यानी राम ने सीता से कहा। का विसर्ग को हा, ऐसे आप याद रखिए। तो का से मेरा कावर्ग हो जाएगा, विसर्ग में ये आ जाएगा, विसर्ग वाला आहा आ जाएगा, फिर हा आ जाएगा ये। ठीक है, और इसमें छोटा बड़ा, हा में छोटा बड़ा है, छोटा और बड़ा, आप ऐसे याद कर सकते हैं इसको। ओठों की स्थिति के आधार पर पहला है आवृतमुखी। जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठ वृत्तमुखी यानी गोलाकार नहीं होते उसे हम आवृतमुखी कहते हैं। आप बोल के देखेंगे ना, जैसे आ, ई, ए, तो हमारे होंठ जो है उसमें गोलाकार नहीं हो रहे हैं, तो हमारे ये आवृतमुखी हो जाएंगे। अगला है वृत्तमुखी। वृत्तमुखी में जिसमें ओंठ जो है वृत्तमुखी यानी गोलाकार हो जाते हैं उसे हम वृत्तमुखी कहते हैं। प्रैक्टिकल करके देखें तो बिल्कुल ये एकदम फिट बैठेंगे। जैसे ऊ, ओ, आ, यानी मेरे होंठ क्या है? वृत्तमुखी हो रहे हैं यानी गोलाकार हो रहे हैं। और हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर निम्नानुनासिक मौखिक स्वर में जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है उसे हम निम्नानुनासिक मौखिक स्वर कहते हैं। निर का मतलब ये होता है नाक के बिना, ठीक है, यानी मुंह से ही सिर्फ हवा निकले उसकी, तो वो क्या होते हैं? निम्नानुनासिक मौखिक स्वर होते हैं। जैसे आ हो गया, बड़ा हो गया, छोटी हो गया, ये हमारे निम्नानुनासिक मौखिक स्वर होते हैं। ये अनुनासिक स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में हवा
मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है, उन्हें हम अनुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे आ ए, ये हमारे अनुनासिक स्वर होते हैं। इनका यूज़ वैसे होता नहीं है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से आपको याद करना है। नंबर 6, घोषत्व के आधार पर। घोष का अर्थ होता है स्वर तंत्रियों में शोषण का कंपन, यानी स्वर तंत्री में जब कंपन होता है तो सघोष ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। सभी स्वर सघोष ध्वनियाँ होती हैं, जितने भी हमारे स्वर होंगे वो हमारी सघोष ध्वनियाँ उत्पन्न करेंगी। ठीक है, अब आते हैं व्यंजन पे। व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हम बिना स्वर के हम बोल ही नहीं सकते। हम जो भी कुछ बोलते हैं वो स्वरों की सहायता से ही बोलते हैं। तो स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ स्वर मिला होता है। आ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है। ये क्वेश्चन आया है। द्विगुण व्यंजन ड़ और ढ़ को कहते हैं। इसको जोड़ देने पर इनकी संख्या कुल कितनी हो जाती है? 33 + 2 कितनी हो जाएगी? फिर ये 35 हो जाएगी। फिर ये 35 हो जाएगी। व्यंजनों का वर्गीकरण। पहला होता है स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़े से निकलते हुए मुंह के किसी स्थान विशेष जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या होंठ का स्पर्श करते हुए निकले, उसे हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। अब नीचे लिख रहे हैं नोट। पहला है कुछ विद्वान चा वर्ग को स्पर्श व्यंजन भी मानते हैं। घोषत्व के आधार पर। घोषत्व के आधार पर घोष का अर्थ होता है स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन। अघोष कौन से होते हैं? देखिए, अघोष में ये आ है ना, ये पहले नंबर पे है तो पहले लिख दिया। बाकी इस पूरे वर्ड में क्या है? इस पूरे वर्ड में दो अक्षर हैं, यानी इसको अपने 2 ले लिया। यानी पहला और दूसरा अक्षर अगर किसी में आता है तो वह अघोष हो जाएगा। क्या लिख रहे हैं कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो उसे हम अघोष कहते हैं। सघोष, सघोष में तीसरा और चौथा और पाँचवा ये अक्षर होते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो तो हम क्या कहते हैं? सघोष कहते हैं। यानी हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पाँचवा। अघोष में क्या था? पहला और दूसरा था। और तीसरा क्या? प्राणत्व के आधार पर। यहाँ प्राण का अर्थ है हवा। अल्पप्राण, अल्पप्राण मतलब जिससे वायु कम निकले, यानी जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले उसे हम अल्पप्राण कहते हैं। हर वर्ग का पहला, तीसरा और पाँचवा व्यंजन क्या होता है? अल्पप्राण होता है। महाप्राण, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से ज़्यादा हवा निकलती है उसे हम महाप्राण कहते हैं। यानी जिन व्यंजनों के उच्चारण में हकार की ध्वनि विशेष रूप से सुनाई दे उसे हम महाप्राण कहते हैं। अंतःस्थल व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच यानी स्वरों व व्यंजनों के बीच स्थित हो उसे हम अंतःस्थल व्यंजन कहते हैं। फ्रेंड, ये हमारे वर्ग दिए हैं या, रा, ला, हुआ। इसको आप देख लीजिएगा। या, रा, ला, हुआ ये सघोष और अल्पप्राण दोनों होते हैं। ये फ्रेंड ये देखिए नोट में नंबर 1 पे लिख रहे हैं या और हुआ, ये अर्धस्वर बता रहे हैं इसको। यानी इस कहने का मतलब ये है कि ध्वनि जो कभी स्वर हो और कभी व्यंजन हो। इसे हम ऐसे स्पष्ट कर सकते हैं जैसे चलिए, आप घर चलिए, आप घर चलिए। तो चलिए को मैं कभी या लगा के लिख दूंगा और चलिए को कभी मैं ए लगा के लिख दूंगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि कभी मैं चलिए को व्यंजन की सहायता से लिख रहा हूँ और कभी मैं चलिए को ए की यानी स्वर की सहायता से लिख रहा हूँ। तो यही मेरे क्या होते हैं? अर्धस्वर होते हैं। यानी कभी वो स्वर हो जाते हैं और कभी वो व्यंजन हो जाते हैं। नंबर 2 है रा। रा एक ऐसा व्यंजन है जिसे हम लुंठित कहते हैं। यानी इसका मतलब ये होता है जिसके उच्चारण में जीभ तालु से लुढ़क कर स्पर्श करे उसे हम कहते हैं लुंठित। पार्श्विक, पार्श्विक क्या होता है? ला होता है। ये 1, 2, 3 ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, मैंने देखे हैं। ला हमारा क्या? पार्श्विक है। यानी जिसके उच्चारण में हवा जीभ के पार्श्व यानी बगल से निकल जाए उसे हम कहते हैं पार्श्विक। ऊष्म और संघर्षी, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख में किसी स्थान विशेष पर घर्षण यानी रगड़ खाकर निकले और ऊष्मा या गर्मी पैदा करे उसे हम कहते हैं ऊष्म संघर्षी। जैसे शा, ठीक है, शा, सा, शा, सा, सा, हा। तो आप अगर इसको बोलोगे ना तो ये घर्षण पैदा करना है ज़ुबान में। इसमें हमें ज़्यादा शक्ति लगाना पड़ रही है। शा गर्मी पैदा कर रहे हैं, शाह ये भी गर्मी पैदा कर रहा है, सा ये भी गर्मी पैदा कर रहा है, हा देखिए अगर मैं हा बोलूँगा ना तो ये भी गर्मी पैदा कर रहा है यानी घर्षण कर रहा है कहीं ना कहीं। तो इसमें क्या है? ये होते क्या वैसे ये हमारे अघोष और महाप्राण होते हैं। महाप्राण क्यों होते हैं? क्योंकि मुझे इसमें ज़्यादा ताकत लगाना पड़ रही है। शा, सा, सा, हा, ठीक है, इसमें ज़्यादा ताकत लगाना पड़ रही है तो ये महाप्राण हो जाएगा। ठीक है। उत्क्षिप्त क्या होते हैं? उत्क्षिप्त ये होते हैं, हमने पीछे पढ़ा था, ये ड़ा और ड़ा, ये 2 व्यंजन जो होते हैं हमारा उत्क्षिप्त होते हैं, जिनके उच्चारण में जीभ पहले कभी ऊपर उठकर मूर्धा का स्पर्श करे और फिर झटके के साथ नीचे को आए, उसे हम कहते हैं उत्क्षिप्त। यानी ला और ड़ा, देखिए जुबान जो है ला फिर नीचे आ रही है, फिर ड़ा पहले ऊपर जा रही है फिर नीचे जा रही है। अब नोट लिख रहे हैं, ला और ला हिंदी के विकसित व्यंजन हैं, ये संस्कृत में नहीं थे। ला हमारा क्या है?
ये मूर्धन है, सघोष है, अल्पप्राण है। इसको बस याद रखना है परीक्षा की दृष्टि से। ला भी क्या हमारा मूर्धन है, सघोष है, लेकिन ला जो है हमारा महाप्राण है। देखिए अगर मैं ला को बोलूँगा ना, ला में मुझे ज़्यादा शक्ति नहीं लगाना पड़ रही, लेकिन ला नीचे वाले को मुझे ज़्यादा शक्ति लगाना पड़ रही। ला इसमें ज़्यादा शक्ति लगाना पड़ रही, तो ये क्या हो गया, महाप्राण हो गया। इसमें मुझे शक्ति कम लगाना पड़ रही। देखिए ला में सिंपल बोल रहा हूँ, ला में क्या बोलूँगा, सिंपल बोल रहा हूँ ला, ठीक है। और ला इसमें ज़्यादा शक्ति लगाना पड़ रही, तो क्या हो गया, मेरा महाप्राण हो जाएगा। आगा तो गृह दुनिया कौन सी होती हैं, का, खा, गा, जा, फा, यानी जिसके नीचे बिंदी लगी हो ना, जैसे का के नीचे देखो आप बिंदी लगी हुई है, खा के नीचे, गा के नीचे, जा के नीचे, और वाह, ये क्या हमारे आगत हैं। ये बस याद रखना है आपको, ये अघोष है, अल्पप्राण है। का जो है हमारा ये अघोष अल्पप्राण है। का मैं आसानी से कह दे रहा हूँ। और खा में देखिए महाप्राण आ जाए। खा यानी मुझे ज़्यादा ताकत लगाना पड़ रही है खा को कहने में। अब गा को मैं अल्पप्राण कहूँगा, इसमें अल्पप्राण कहूँगा। फा में देखिए ये महाप्राण है ये, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड देखिए ये आयोगवा दिया हुआ है, ये अभी यूपी टेट में पूछा गया था कि आयोगवा क्या होता है। तो क्या होता है, अनुस्वार होता है, यानी अनुस्वार वो होते हैं जिनके ऊपर बिंदी लगी हो। विसर्ग वो होते हैं जिसके आगे 2 बिंदियाँ ऐसी लगी हों, ठीक है, ये विसर्ग होते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, आयोगवा कहते हैं। आगे लिख रहे हैं कि परंपरा अनुसार अनुस्वार और विसर्ग को स्वरों के साथ रखा जाता है, किंतु ये स्वर ध्वनियाँ नहीं हैं, क्योंकि इनका उच्चारण व्यंजनों की उच्चारण की तरह स्वर की सहायता से होता है। ये व्यंजन भी नहीं है, यानी कहने का मतलब ये ना ही ये ध्वनियाँ हैं, ना ही ये व्यंजन है। अब क्वेश्चन में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा ना ही ध्वनि है ना ही व्यंजन है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आयोगवा हो जाएगा। ये ना ही ध्वनियाँ हैं और ना ही व्यंजन, क्योंकि इनकी गणना स्वरों के साथ होती है और उन्हीं की तरह लिखने में इनके लिए मात्राओं क्रमशः आ और आ का प्रयोग होता है, यानी अनुस्वार का हम यूज़ करते हैं इसका। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो अनुस्वार और विसर्ग लेखन की दृष्टि से स्वर एवं उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन होते हैं। क्योंकि इन दोनों का जातीय योग ना तो स्वर के साथ और ना ही व्यंजन के साथ होता है, इसलिए इन्हें आयोग कहा जाता है। फिर भी ये अर्थ वहन करते हैं, इसलिए इनको आयोगवाह कहते हैं। वैसे इनको क्या कहा जाता है, आयोग कहा जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इससे अर्थ निकलता है, जैसे दुख में क्या है, मैं विसर्ग लगाऊंगा ना, तो कहीं ना कहीं इसका अर्थ निकाल रहा है, यानी आयोग प्लस बाह है, यानी अर्थ को वहन करने वाला। फ्रेंड देखिए ये शब्दकोश देखने का तरीका यहाँ बताया गया है। कभी कभी ये वैसे बहुत ही कम देखने को मिलता है, फिर भी हम इसे पढ़ लेते हैं। शब्दकोश देखने का तरीका, शब्दकोश में वर्णों और अक्षरों के आने का क्रम। शब्दकोश में पहले स्वर बाद में व्यंजन का क्रम आता है। इसमें बात को दिखाऊंगा कैसे करके आता है, ठीक है। शब्दकोश में अनुस्वार और विसर्ग का स्वतंत्र वर्ण के रूप में प्रयोग नहीं होता, लेकिन संयुक्त वर्णों के रूप में इन्हें आ, ओ, औ से पहले स्थान मिलता है। जैसे कंग, का, की, कू, के, कै, को, कै। यानी आपको अगर ये बिंदी कहीं लिखी मिल जाए, बिंदी अगर लगी हुई मिल जाए आपको, तो ये वो पहले स्थान पाएगा, ठीक है, फर्स्ट नंबर पाएगा ये। फिर बात को ये विसर्ग अगर मिल जाए तो विसर्ग जो होगा आपका सेकंड नंबर पाएगा। कहने मतलब ये होता है। शब्दकोश के पूर्ण वर्ण के बाद संयुक्त अक्षर का क्रम आता है। जैसे कंग, का, को, कौ, के बाद कै, क्रय, किल, कौ, शा, ऐसे आता है। शब्दकोश में छा, त्रा, ज्ञा का कोई पृथक शब्द संग्रह नहीं मिलता, क्योंकि ये संयुक्त अक्षर होते हैं। अतएव इनसे संबंधित शब्दों को ढूंढने के लिए इन संयुक्त अक्षरों के पहले अक्षर या वर्ण वाले खाने में जाना होता है। जैसे यदि हमें शा यानी का प्लस सा से संबंधित शब्द का अर्थ ढूंढना हो तो हमें का वाले खाने में जाना होगा। इसी तरह त्रा यानी ता प्लस रा के लिए ता वाले खाने, ज्ञा यानी जा प्लस आ के लिए जा वाले खाने, और शिरा यानी शा प्लस रा के लिए शाह वाले खाने में जाना पड़ेगा। अब ये यहाँ है, यहाँ ड़ा, ढा में कोई शब्द शुरू नहीं होता, कोई भी शब्द इसमें शुरू नहीं होता, इसलिए ये स्वतंत्र रूप से शब्दकोश में नहीं मिलते। देखिए अगर हम ऑर्डर की बात करते हैं, हिंदी डिक्शनरी में अगर हम ऑर्डर की बात करते हैं तो सबसे पहले मेरा ये अंग आएगा, फिर दूसरे पे चांद की बिंदी वाला आ आएगा, फिर तीसरे पे विसर्ग वाला आ आएगा, ठीक है। तो अगर हम संयुक्त अक्षर की बात करते हैं तो का के बाद आएगा ये संयुक्त अक्षर वाला, ऐसे ये क्रम होता है इसका। ऐसे जा के बाद ये क्या आएगा, ज्ञा आएगा, ठीक है। इस तरीके से त्रा कब आएगा, जैसे मैंने ऊपर पढ़ा था, त्रा कब आएगा, ता के बाद आएगा त्रा, ठीक है। और ये शिरा कब आएगा, बड़ा शाह के बाद शिरा आएगा ये, ठीक है। आइए फ्रेंड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो भाषा की सबसे छोटी हमने इकाई पढ़ी थी, वर्ड पढ़ी थी। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ड है। टोटल मेरे वर्ड कितने होते हैं, बोलने के हिसाब से 45 होते हैं, और लेखन के आधार पर वर्ड कितने होते हैं, ये 52 होते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला वही डिक्शनरी के हिसाब से। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। निम्न में से कंठ ध्वनि कौन सी है। तो कंठ ध्वनि मैंने बताया था का, खा, गा, घा, या। तो का, खा, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ये कंठ ध्वनि हो जाएगा, ठीक है। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। तो मूर्धन्य व्यंजन मेरे क्या होते हैं, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा होते हैं, ये
मूर्धन व्यंजन, ठीक है। टा ठा डा ढा डा, तो टा ठा डा ढा, तो ये मूर्धन नहीं हो गई, तो आंसर मेरा सी हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन है निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं। तो अल्पप्राण क्या होते हैं, देखिए ये आ लगा है ना, तो आ क्या है, वन हो गया। ला देखिए, ला 3 की तरह दिख रहा है, 3 हो गया। पा जो है मेरा क्या है, 5 हो गया। तो पहला, तीसरा, 5वां मेरा व्यंजन क्या होता है, वो मेरे अल्पप्राण होते हैं। अब आप चेक कर लो, तो ये क्या है, का क्या पहला है, का खा गा, गा क्या तीसरा है, तो ये मेरा आंसर बी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है। नासिक व्यंजन में तुम बताया था, ये क्या होते हैं, पंचम अक्षर होते हैं। ये सारे क्या होते हैं, ये पंचम अक्षर होते हैं, तो ये बी इसका ऑप्शन हो जाएगा। अगला है ए ऐ बड़ क्या कहलाते हैं, ये कंठ तालव्य कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में आयोग व बड़ कौन से होते हैं, बताया था, ये अंग होते हैं और आहा होते हैं, ये होते हैं, डी ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। द्वित्व व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जो लगातार व्यंजन है, जैसे दिल्ली में ला एक बार आ गया और फिर ला एक बार आ गया, ठीक है, यानी ला का रिपीट हो रहा है यहाँ पे, तो ये मेरा द्वित्व व्यंजन हो गया। 11वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो नवीन विकसित ध्वनियाँ वो होती हैं जो आगत ध्वनियाँ होती हैं, आगत या गृहीत ध्वनियाँ, यानी इनको हम क्या कहते हैं, आगत, आगत या गृहीत, आगत या गृहीत ध्वनियों को हम क्या कहते हैं, नवीन ध्वनियाँ कहते हैं। जैसे का के नीचे बिंदी, खा के नीचे बिंदी, गा के नीचे बिंदी। अब जिसके नीचे बिंदी आ रहा है वो मेरा आंसर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा घोष बड़ है। तो घोष क्या होता है आपका, तीसरा, चौथा, 5वां अक्षर होता है घोष, वही मेरा आंसर हो जाएगा। आप चेक कर लो, पा फा बा भा मा, यानी 5वां अक्षर है ये क्या 5वां अक्षर है, तो ये मेरा क्या फिट बैठ रहा है यहाँ से, तो मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा अमानक वर्ण है। अमानक वर्ण वो होते हैं जो इनवैलिड होते हैं, ठीक है। और वैलिड आपका क्या है, खा भी आपने देखा होगा, धा भी आपने देखा होगा, भा भी आपने देखा होगा, लेकिन आप ये बताइए कि ये आपने कहीं लिखा हुआ देखा, नहीं देखा, यानी ये गलत वर्ड है, अमानक है, ये वैलिड नहीं है, ये इनवैलिड है, तो ये मेरा क्या है, सही ऑप्शन हो जाएगा। का के नीचे बिंदी, गा के नीचे बिंदी, जा के नीचे बिंदी, फा के नीचे बिंदी, ये क्या होती हैं, मेरी नवीन ध्वनियाँ होती हैं। इसे हम आगत या गृहीत ध्वनियाँ भी कहते हैं, ठीक है। और ये होती क्या है, अरबी फारसी की होती हैं, तो मेरा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो मैंने पहले बताया, देखो उच्चारण के हिसाब से कितनी होती हैं, 45 होती हैं, लेकिन लेखन के हिसाब से कितनी होती हैं, ये 52 होती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन मेरा सी हो जाएगा इसमें। अगला है छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। तो छा ध्वनि मेरी क्या है, संयुक्त वर्ण है। अब संयुक्त वर्ण कितने तरीके होते हैं, 4 तरीके के होते हैं, ठीक है। छा त्रा, ठीक है, छा त्रा ज्ञा श्रा, ये मेरे क्या होते हैं, संयुक्त वर्ण होते हैं। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, मैंने बताया था कि का के बाद क्या आएगा, छा आएगा, ठीक है। उसके बाद जा के बाद क्या आएगा, जा के बाद गया आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ता के बाद क्या आएगा, अगर ता का पूछता तो ता के बाद त्र आ जाएगा, ठीक है। ऐसी शाह के बाद क्या आ जाएगा, शाह के बाद शाह आता, ठीक है। लेकिन इसने पूछा क्या है कि हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम बताइए, तो छा का क्रम क्या है, का के बाद तो ये है, तो का मेरा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। तो ज्ञा को मैं कैसे लिखता हूँ, जा प्लस यहाँ, जा प्लस यहाँ, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है अघोष वर्ण कौन सा है। तो अघोष वर्ण मेरा यहाँ क्या सा है, ठीक है, पीछे मैंने पढ़ाया था। अगला है घा का उच्चारण स्थान कौन सा है। घा का उच्चारण स्थान आपका कंठ हो जाएगा। देखिए का, खा, गा, घा, यहाँ का की श्रेणी में आ रहा है, तो ये घा जो है मेरा कंठ हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन है इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है। संयुक्त व्यंजन में 4 तरीके होते हैं, ठीक है। संयुक्त व्यंजन कितने तरीके होते हैं, 4 तरीके होते हैं, छा, ज्ञा, त्रा और श्रा, तो इसमें ज्ञा मेरा सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। तो दंत कौन कौन से होते हैं, ता, था, दा, धा, ना होते हैं, ठीक है। अब इसमें देख लो कौन सा नहीं है, तो ये टा आपका सही आंसर हो जाएगा। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम अकारांत कहते हैं। अगला क्वेश्चन है छा वर्ण किसके योग से बना हुआ होता है। तो छा वर्ण मेरा का और शा के योग से बना है, यही मेरा सही आंसर है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल कितनी संख्या है, ठीक है। लेखन के हिसाब से जो है मेरी 13 है, लेकिन उच्चारण के हिसाब से 10 है। अब इसका डी ऑप्शन माना गया एल्यूशन, वैसे सही तो मेरा ये भी है, लेकिन लेखन के हिसाब से माना गया है यहाँ 13। निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है। तो स्वर देखिए ये भी है स्वर, ये भी है स्वर, ये भी है स्वर, इस स्वर को नहीं माना गया, तो ये स्वर नहीं है। निम्नलिखित में कौन टा वर्ग नहीं है। अब टा वर्ग कौन कौन सा होता है, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, ये मेरे क्या होते हैं, टा वर्ग होते हैं। तो देखिए ये मेरा घा नहीं है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल कितनी संख्या है। उच्चारण के हिसाब से अगर हम देखें तो 33 है, लेकिन लेखन के हिसाब से अगर देखें तो 35 है। अगर 33 मिल रहा है तो 33 पर आप सही टिक कर देंगे। निम्नलिखित में कौन सा पक्ष स्वर है।
पाँचों स्वर कौन कौन से होते हैं? आ, ऊ, बड़ऊ, ओ, औ, आ, ये मेरे पाँचों स्वर होते हैं। तो इसमें से आप देखेंगे तो ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अयोग्य है? अयोग्य मेरा कौन कौन सा होता है? एक तो अंग होता है और एक अयोग्य क्या होता है? वो विसर्ग होता है। ठीक है, तो विसर्ग मेरा ये ऑप्शन हो जाएगा। छा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? चा, छा, जा, झाना, तो ये आपका ये तालब होता है ना, चा, छा, जा, झाना, तो ये हो गया आपका सी हो जाएगा ऑप्शन। 32वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो संयुक्त व्यंजन मेरा शा नहीं है। ठीक है, बाकी छा, त्रा, ज्ञा और एक होता है श्रा, ये 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन। 33वां क्वेश्चन है, तालब व्यंजन है, तो तालब व्यंजन में क्या होते हैं? चा, छा, जा, झा, या होते हैं, तो मेरा इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। या, रा, ला, हुआ किस वर्ग के व्यंजन है? पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, ये क्या है? अंतः स्थल है। 35वां क्वेश्चन है, अनुनासिक का संबंध होता है। अनुनासिक वो होते हैं जो नाक और मुंह दोनों का इस्तेमाल जिसमें होता है, उसको कहते हैं अनुनासिक, जैसे अंग, आ, ई। ठीक है, ये क्या मेरे अनुनासिक हैं। फ्रेंड, एक होता है निर्नुनासिक। निर्नुनासिक को हम क्या कहते हैं? मौखिक स्वर भी कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती हो उसे हम क्या कहते हैं? निर्नुनासिक कहते हैं। ठीक है, निर्नुनासिक। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है उसे हम क्या कहते हैं? निर्नुनासिक। ये कौन कौन से होते हैं? ये आ होता है, बड़ा आ होता है और छोटी ई होता है। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? मैंने तुमको बताया था कि वर्ग के पंचम अक्षर जो होते हैं वो अनुनासिक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल कितनी संख्या है? तो स्वरों की संख्या हम लोगों ने एक तो 10 पढ़ी थी, उच्चारण के हिसाब से 10 पढ़ी थी, और एक पढ़ी थी लेखन के हिसाब से, वो 13 थी। लेकिन इसमें कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो उन्होंने 11 माना है। पता नहीं क्यों भैया 11 माना है। ठीक है, वैसे 10 होना चाहिए या 13 होना चाहिए, ये ऑप्शन होना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हम आपके लिए बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाते हैं, आप हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर किसी भी टॉपिक में आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, किसी भी प्रॉब्लम का सामना अगर आपको करना पड़ रहा है तो आप हमें कमेंट ज़रूर करिए, हम उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कोशिश करेंगे। अब मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए